शाम ढलते देखकर दीपिका ने बिस्तर समेटना शुरू किया। उसके हल्के भूरे रेशम से बाल बार बार उसके गुलाबी गालों पर गिर रहे थे और वह उन्हें बार बार अपनी कोमल उंगलियों से कानों के पीछे धकेल रही थी। अब उठो भी, यह चादर समेटने दो, कहते हुए दीपिका ने संतोष को हिलाया जो अब भी बिस्तर पर लेटा था। रहने दो ना इन जुल्फों को अपने सुंदर मुखड़े पर, जैसे चांद को बादल ढकने की कोशिश कर रहे हो। संतोष ने दीपिका को अपनी जुल्फे पीछे करते देखकर कहा, शाम होने को आई है जनाब, अब भी इन बादलों को घर नहीं भेजा तो आज तुम्हारे इस चांद को घर निकाला मिल जाएगा, समझे। संतोष बोला, तुम्हें किस बात का डर है? न घर की कमी है और न घर ले जाने वाली की। जिस दिन तुम हाँ कह दो उसी दिन मैं। बीच में बात काटते हुए दीपिका बोली, बस बस, हाँ कर तो चुकी हूँ, अब जाओ भी, उदय घर आते ही होंगे, तब तक मैं सब ठीक ठाक कर लूँ। दीपिका फटाफट हाथ चलाते घर व्यवस्थित करते हुए बोली, कल कितने बजे आएंगे गुरुदेव? संतोष बोला, वही करीब 12 बजे। कहते ही संतोष कुछ सुस्त हो गया। अब ये चोरी छिपे मिलना अच्छा नहीं लगता, मानो हम प्यार नहीं कोई गुनाह कर रहे हैं। दीपिका बोली, गुनाह तो कर ही रहे हैं हम संतोष। यदि हमारी शादी हो गई होती तब अलग बात थी, पर अब मैं उदय की पत्नी हूँ। तुम मेरे घर में मेरे संगीत अध्यापक की हैसियत से आते हो। इस स्थिति में हमारा यह रिश्ता गुनाह ही तो हुआ ना। संतोष बोला, ऐसा क्यों भला? पहले हम दोनों ने प्यार किया, उदय तुम्हारी जिंदगी में बाद में आया। अगर तुम्हारे और मेरे घर वाले जाति बिरादरी के चक्कर में न पड़कर हमारे प्यार के लिए राजी हो गए होते और आनन फानन में तुम्हारी शादी दूसरे शहर में न करवा दी होती तो। बात को बीच में काटते हुए दीपिका बोली, छोड़ो पुरानी बातों को। यह क्या कम है कि दूसरे शहर में भी हम एक दूसरे से टकरा गए और एक बार फिर मिल गए। शायद प्रकृति को भी मेरे मन में तुम्हारे लिए इतना प्यार देख मुझ पर दया आ गई और उसने हमारे समीप्य का रास्ता सुझा दिया। दफ्तर से लौटने के बाद शाम ढले उदय बरामदे में बैठा शाम की चाय की चुस्कियां ले रहा था। दीपिका वहीं बैठी स्वेटर बुन रही थी। संतोष को दीपिका के हाथ से बनी चीजें बहुत भाती थी, इसलिए वह संतोष के लिए कभी स्वेटर तो कभी दस्ताने बुनती रहती। उदय के पूछने पर कह देती कि अपनी किसी सहेली या छोटे भाई के लिए बना रही है। फिर बनाने के बाद खुशी से अपने पहले प्यार यानी संतोष को उपहार स्वरूप दे देती। दीपिका और उदय की शादी को 2 वर्ष बीत चुके थे। इन 2 वर्षों की शुरुआत में दीपिका बेहद उदासीन रही। उदय सोचता कि नया शहर, नया साथी और नई जिंदगी के चलते वह अपने पुराने जीवन को याद कर उदास रहती है, किंतु असली वजह थी उसका प्यार संतोष का उससे बिछड़ जाना। दीपिका बार बार उस शाम को कोसती जब वह और संतोष मूवी देखकर बाहों में बाहें डाल लौट रहे थे कि बड़े भाई साहब से उनका अचानक सामना हो गया। बिजली ही टूट पड़ी थी। वहीं बाजार से घसीटते हुए उसे घर लाया गया था। अब उसका कमरा ही उसका संसार बना दिया गया था। न कोई मिलने आएगा न वह किसी से मिलने जा सकेगी। 2.5 दिन भूख हड़ताल भी की दीपिका ने, किंतु कोई न पिघला। पेट की ज्वाला ने उसे ही पिघला दिया। संतोष से मिलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। घर वाले पुराने विचारों के थे और ऊपर से संतोष विजातीय भी था। अगर उस लड़के की जान की सलामत चाहती है तो भूल जाओ उसे। एक बार आप आज्ञा दे दो भाई साहब, उस कमीने के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। मेरा मन करता है कि इस निर्जल को ही जहर देकर मार डालूं। जैसे कठोर वाक्यों से उसकी सुबह और शाम
शाम होने लगी थी। धीरे धीरे उसका मनोबल टूटने लगा था। फिर 15 दिनों के भीतर उसकी शादी तय कर दी गई। उसकी अपने होने वाले पति या आने वाली जिंदगी के बारे में कुछ भी जानने की लालसा नहीं थी। वह एक मुर्दे की भांति वही करती गई जो उसके घर वालों ने उससे करने को कहा। विवाहोपरांत वह दूसरे शहर में पहुंच गई जहां उदय की नौकरी थी। घर में केवल उसका पति और वह ही रहती थी। ससुराल वाले दूसरे शहर में रहते थे। उदय बहुत अच्छा व्यक्ति था, किंचित गंभीर किंतु सरल। किसी भी लड़की के लिए ऐसा जीवन साथी मिलना बेहद खुशी की बात होती है। वह अपनी पत्नी की हर खुशी का ध्यान रखता, यहाँ तक कि सुहाग रात पर दीपिका के चेहरे पर दुख की छाया देख उदय ने उसे जरा भी तंग नहीं किया। सोचा पहले वह अपने नए परिवेश में समा जाए। कुछ दिन उदास रहने के बाद दीपिका ने भी अपना मन लगाने में ही भलाई समझी। वह अपने नए घर, अपने नए रिश्तों में अपनी खुशी तलाशने लगी। उस शाम घर में एक छोटी सी पार्टी थी। उदय के सभी मित्र आमंत्रित थे। उदय के जिद करने पर दीपिका ने एक छोटा सा गीत सुनाया। सारी महफिल उसके सुरीले गायन पर झूम उठी थी। सभी वाह वाह करते नहीं थक रहे थे। उदय मंत्र मुग्ध रह गया था। उदय बोला, मुझे पता नहीं था कि मेरी बीबी ने इतना अच्छा गला पाया है। तुम संगीत की शिक्षा क्यों नहीं लेती? तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और शौक भी पूरा हो जाएगा। उस रात सबके जाने के बाद उदय ने कहा था। दीपिका चुप रही थी। वह संगीत की कक्षा ही तो थी जहां उसकी मुलाकात संतोष से हुई थी। दोनों के सुर इतने अच्छी तरह से मेल खाते थे कि उनके गुरु ने स्वतः ही उनकी जोड़ी बना दी थी। फिर साथ अभ्यास करते करते कब संगीत ने उन दोनों के दिल के तार आपस में जोड़ दिए, उन्हें पता ही नहीं चला। गाते गुनगुनाते दोनों एक उज्जवल संगीतमय भविष्य के सपने संजोने लगे थे। लेकिन उस एक शाम ने उनके सभी सपनों को चकनाचूर कर दिया था। और आज फिर उदय संगीत का विषय ले बैठा था। दीपिका के चुप रहने के बावजूद उसकी इच्छाओं का ध्यान रखने वाले उसके पति ने इधर उधर से पता कर उसके लिए एक संगीत अध्यापक का इंतजाम कर दिया और बोला, आज से रोज तुम्हें नए सर संगीत का अभ्यास करवाने आया करेंगे। संतोष को अपने संगीत अध्यापक के नए रूप में देखकर दीपिका हैरान रह गई। विस्फारित आंखों से उसे ताकती वह कुछ न बोल सकी। हकीकत से अनजान उदय ने दोनों की मुलाकात करवाई और फिर ऑल द बेस्ट कहता हुआ दफ्तर चला गया। संतोष को देखकर दीपिका के मुंह से पहला वाक्य निकला, तुम यहाँ कैसे? क्या मेरा पीछा करते हुए? संतोष बोला, नहीं दीपू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। मैं तो इस शहर में रोजगार ढूंढने आया और किसी के कहने पर यहाँ नौकरी की तलाश में पहुंच गया। दीपिका बोली, मुझे दीपू कहने का हक अब तुम खो चुके हो। संतोष, अब मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हारे लिए एक पराई स्त्री। पता नहीं नियति को क्या मंजूर था जो संतोष और दीपिका को एक बार फिर एक दूसरे के समक्ष खड़ा कर दिया था। अपनी अपनी जिंदगी में दोनों आगे बढ़ने को प्रयासरत थे, परंतु इस अप्रत्याशित घटना से दोनों को एक बारगी फिर धक्का लगा था। संतोष बोला, मुझे तुम संगीत सिखाने आने दो दीपू। नहीं नहीं दीपिका, फीस के पैसों से मेरी मदद हो जाएगी। उदय के सामने मैं कोई बात नहीं आने दूंगा, यह मेरा वादा रहा। संतोष के आग्रह को दीपिका ठुकरा न सकी। कुछ घंटों की असहजता के बाद दोनों पहले की तरह घुल मिल गए। वहीं हंसी मजाक, वही मधुर स्वर लहरी भरा अभ्यास। अपने अतीत में घटे हादसों पर शोकाकुल होने से अब क्या लाभ? जो होना था वह हो चुका। अब आगे की सुध लेने में ही समझदारी
जारी है। अगले दिन अभ्यास के बाद उदास संतोष को दीपिका समझा रही थी। उसे संतोष का उदास चेहरा देखकर पीड़ा होती थी। संतोष बोल रहा था, तुम्हें अपने सामने किसी और को देख मुझे जो पीड़ा होती है शायद तुम समझ नहीं सकती। तुम मेरी थी और अब, कहते हुए संतोष ने दीपिका की बाहें कसकर पकड़ ली। कुंवारी लाज को बचाए रखना हर लड़की को धरोहर में सिखाया जाता है, लेकिन अब दीपिका कुंवारी नहीं थी, शादीशुदा थी। अब वह इस सीमा को लांघ चुकी थी। शादी के बाद उसने मजबूरी में इस सीमा को लांघा, तो क्या अब अपनी खुशी के लिए नहीं लांघ सकती? और फिर घर की चार दीवारी में किसी को क्या खबर लगेगी? और फिर उसके पति ने स्वयं ही संतोष को उसके कमरे में धकेल दिया था। संतोष और दीपिका स्वयं को नहीं रोक सके। उनके प्यार का सागर उमड़ा और फिर बांध को तोड़ते चला गया। इस घटना के बाद दीपिका का उन्मुक्त व्यवहार लौट आया था। उदय इससे काफी प्रसन्न था। उसे लग रहा था कि दीपिका संगीत में डूबकर इतनी खुश है। कभी कोई स्वेटर हमारे लिए भी बना दो। आसमानी रंग का स्वेटर देख उदय के मुंह में पानी आ गया। क्या लाजवाब डिजाइन डाली है इस बार तुमने। दीपिका बोली, अगली बार आपके लिए बना दूंगी पक्का। यह तो अपने चचेरे भाई के लिए बना रही हूँ। दरअसल अगले महीने उसका जन्मदिन आ रहा है। उदय बोला, तो हो क्यों नहीं आती तुम अपने मायके? काफी अरसे से गई नहीं। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। आपके खाने पीने का क्या होगा? और फिर मैं कोई दुधमुहा बच्चा हूँ जो इतना चिंता करती हो? मायके जाने में भला कौन लड़की मना करती है? तुम तसल्ली से जाओ और सबसे मिलकर आओ। मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगा। उदय ने जोर दिया तो दीपिका मना न कर सकी। संतोष से संगीत सीख रही दीपिका सोच रही थी, अब क्या होगा? अब हमें कैसे मिलेंगे? उस शहर में मिलना असंभव है। किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आज दोपहरी में दीपिका का अभ्यास में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। संतोष बोला, तुम चिंता मत करो, तुमसे मिले बिना मैं भी नहीं रह सकता हूँ, कुछ सोचता हूँ। संतोष ने आखिर एक उपाय निकाल लिया और बोला, तुम और मैं यहीं इसी शहर में किसी होटल में रह लेंगे 3-4 दिन। उदय को तुम खुद ही फोन करती रहना अपने मोबाइल से। होटल के कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो कोई हमें देखेगा कैसे? हंसकर कहते हुए संतोष दीपिका के बदन पर अठखेलिया करने लगा। ट्रेन के टिकट हाथ में लिए उदय को बाय करती दीपिका ट्रेन में सवार हो गई। अगले स्टेशन पर संतोष उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वहां से दोनों होटल चले गए। रिसेप्शन पर गलत नाम बताने की सोची, किंतु आजकल आइडेंटिटी प्रूफ, घर का पता, पैन कार्ड आदि की कॉपी रखी जाती है, इसलिए असली नाम पता बताते हुए दोनों की हालत खराब हो रही थी। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिनसे मुंह छिपाते दीपिका को किसी काल गर्ल वाली अनुभूति हो रही थी। मुझे पता होता कि ऐसा अनुभव रहेगा तो मैं कभी नहीं आती। दीपिका को खुद पर गिलानी हो रही थी। संतोष बोला, अब तो कमरे में आ गए हैं, छोड़ो ना बातों को और आ जाओ मेरी बाहों में। संतोष ऐसे लालायित था जैसे आज उसकी सुहाग रात हो। उसी वक्त दीपिका बोली, ठहरो, पहले उदय को फोन करके बता तो दूं कि मैं पहुंच गई हूं। अरे अरे, यह क्या कर रही हो? अभी नहीं, तुम कल सवेरे पहुंचोगी। भूल गई कि अभी तुम ट्रेन में सफर कर रही हो। संतोष का अट्टहास दीपिका को जरा भी अच्छा नहीं लगा। एक ही कमरे में बिना किसी लोक लाज के बावजूद दीपिका का यौवन संतोष की बाहों को टालने लगा। सिर दर्द का बहाना बनाकर वह जल्दी सो गई। अगली सुबह जब दीपिका ने चाय का ऑर्डर दिया तो 2-3 वेटरों को उसने अपनी ओर देख फुसफुसाते हुए पाया। हो ना हो ये हम दोनों के भिन्न नाम और पते के बारे में बात कर रहे होंगे। क्या सोच रहे होंगे ये मेरे बारे में? छी! दीपिका के मन का चोर बार बार सिर उठा रहा था। अब तो फोन कर लूं उदय को, अब तक तो ट्रेन पहुंच गई होगी। थोड़ी थोड़ी देर में यही राग अलापती दीपिका से संतोष भी परेशान हो उठा। बोला, हाँ कर लो। तुम्हारे चाय पानी का इंतजाम तो ठीक है ना? पता नहीं कैसे यह ट्रेन लेट हो गई।
अक्सर तो समय पर पहुंचती है। उदय के सुर में चिंता घुली थी। शुक्र है दीपिका ने फोन उठाते ही यह नहीं कहा कि मैं ठीक से पहुंच गई। एक बार फिर वह बच गई। वह बहुत घबरा गई। बोली, यदि मेरे मुंह से निकल जाता कि मैं ठीक ठाक पहुंच गई तो क्या होता संतोष? संतोष बोला, कहा तो नहीं ना, मत घबराओ इतना। कल वैसे ही तुम्हारे सिर में दर्द था, आज सोच सोच कर और सिर दर्द कर लोगी। इस चोरी छिपे की पिकनिक से न तो दीपिका खुश थी और न ही संतोष को चैन था। संतोष बोला, चलो आज नीचे रेस्तरां में चलकर नाश्ता करके आते हैं, तुम्हारा थोड़ा मन बहल जाएगा। उदय के साथ रहने से दीपिका को स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता करने की आदत हो गई थी। उसने ओट्स और आमलेट लिया। संतोष ने कॉलेज के दिनों की तरह आलू के पराठे और रायता मंगवाया। दीपू, इतना हल्का नाश्ता क्यों? पेट ठीक नहीं है क्या? संतोष ने पूछा। अब हम कॉलेज में पढ़ते लड़के लड़की नहीं रहे संतोष, उम्र के साथ हमें अपना खान पान और मात्रा भी बदलनी चाहिए। उदय कहते हैं कि पर फिर दीपिका संभल कर चुप हो गई। यह क्या हो रहा था उसे? बार बार उदय का ख्याल, उदय की बात, उदय का नाम सुन संतोष के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। दोनों ने चुपचाप नाश्ता किया और फिर कमरे में लौट आए। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, चलो कहीं घूम आए। दीपिका के अनुरोध पर संतोष मान गया। कमरे में पड़े पड़े टीवी देखकर वह भी उकता रहा था। देर शाम तक दोनों ने आस पास के बाजार की खाक छानी और रात को कमरे में लौट आए। कपड़े बदलकर दीपिका बिस्तर पर लेट तो गई, किंतु जैसे वह उदय को टालती थी वैसे आज उसका हृदय संतोष को टालने को कर रहा था। यह अजीब अपराध बोध की भावना क्यों जकड़ रही थी उसे आज? संतोष को वह टाल न पाई, मगर उसकी ठंडी प्रतिक्रिया पर संतोष ने शिकायत अवश्य की। यह क्या यंत्र चलित सी व्यवहार कर रही हो आज? क्या हुआ है? दीपिका ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसका मन स्वयं नहीं समझ पा रहा था कि जिन घड़ियों के लिए वह तरसती रही, आज जब वे सामने हैं तो क्यों वह भाग कर उन्हें नहीं पकड़ लेना चाहती। अगले दिन दीपिका ने एक नहीं 2 बार उदय से फोन पर बात की। सुबह के समय उदय खुश था, किंतु अभी जब मैंने बात की तो वह कुछ चुप सा था। क्या बात हो सकती है? यह सुनकर संतोष बोला, दफ्तर के किसी काम में उलझा होगा। तुम्हें यहाँ उदय के मूड के बारे में बात करनी थी तो आई ही क्यों? उदय के जिक्र से संतोष चिढ़ने लगा था। आज का दिन भी सुस्त बीता। जैसा सोचा था वैसे कुछ नहीं हो रहा था। जब जब संतोष दीपिका को बिस्तर पर ले जाता उसका व्यवहार इतना शिथिल रहता मानो सब कुछ उसकी इच्छा के खिलाफ हो रहा हो। जिस अल्हड़ यौवन की खुशबू में संतोष खींचा चला आता था वह कहीं गायब हो चुकी थी। ऊपर से होटल का खर्च अलग। अगली शाम को ही दोनों ने लौटने की सोच ली। दीपिका बोल रही थी, कह दूंगी उदय से कि आपकी याद आ रही थी। दीपिका के कहने पर संतोष ने उसकी आंखों को भेदते हुए पूछा, कहीं यही सच तो नहीं? दीपिका चुप रही, किंतु उसकी झुकी नजरों ने भेद खोल दिया था। संतोष की उदासीन भावभंगिमा उसके उदास चेहरे से मेल खा रही थी। दीपिका को उसके घर रवाना कर संतोष अपने घर निकल गया। शाम को घर लौटने पर अचानक दीपिका को अपने समक्ष पा उदय थोड़ा हैरान हुआ। सरप्राइज! चिल्लाकर दीपिका ने उदय के गले में बाहें डाल दी। जल्दी कैसे आ गई तुम? तुम्हें तो 2 दिन बाद आना था। उदय के स्वर में कोई आवेग नहीं था। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? अरे तुम्हारी याद जो मेरे पीछे नहीं छोड़ रही थी इसलिए जल्दी चली आई। खाना लगाते हुए दीपिका चहक रही थी। आज उसका सुर उत्साह से लबरेज था। इतने थके से क्यों लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? उदय बोला, हाँ थोड़ी थकान है, जल्दी सो जाऊंगा तो सुबह तक स्वस्थ महसूस करूंगा। अगली सुबह जब उदय दफ्तर के लिए निकल रहा था तब संतोष को घर में आते देख पूछ बैठा, आज इतनी जल्दी आ गए आप
संतोष, लगता है मन नहीं लगता आपका दीपिका के बिना। और कितने दिन चलेगी आपकी संगीत की कक्षा? उदय के हाव भाव देखकर संतोष और दीपिका दोनों को हैरानी हुई। अमूमन संतोष को देख उदय प्रसन्न होता था, उनकी संगीत कक्षा की प्रगति के बारे में पूछता था, एक संगीत समारोह रखने की बात कहता था। किंतु आज उदय उदासीन था। आज संतोष भी उदास था और दीपिका थोड़ी चिंतित कि क्यों आ गया संतोष इतनी सुबह। उदय के दफ्तर जाने का इंतजार भी नहीं किया। उदय के चले जाने के बाद दीपिका ने कहा, संतोष, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुम मेरे जीवन में एक बार फिर लौट कर आए। तुमने मुझे वही खुशी के पल देने चाहे जिनके लिए शायद मैं भागती फिरती, पर कभी उन्हें पाने की लालसा को शांत नहीं कर पाती। अच्छा हुआ जो कुछ पल तुमने मेरी झोली में डाले। अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए, मृग तृष्णा के वे क्षण या ठोस धरातल भरी जिंदगी। संतोष, मैं शादीशुदा हूँ, यह बात शायद मैं भूल गई थी। एक सोडसी की तरह मैं अपने प्रेमी की बाहों में खोकर अपना संसार तलाश रही थी। यदि तुम मुझे मेरी इस गिरहस्ती से दूर होटल के उस कमरे में नहीं ले जाते तो मुझे कभी नहीं ज्ञात होता कि मैं इस गिरहस्ती में कितनी रम चुकी हूँ। जब तुम इस घर में आते हो तब मुझे इस घर को छोड़कर जाने का कोई भय नहीं होता, लेकिन इस घर के बाहर कदम रखने पर मैंने जाना कि इस पहचान के बिना मैं कितनी अधूरी हूँ। उदय की क्या गलती है? उन्होंने हमेशा मेरा ध्यान रखा, मुझे पूरा प्यार दिया, अपने परिवार में सम्मान दिया। मैं किस हक से उनकी नाक पूरे समाज में कटवा दूं? मेरी इस एक हरकत से उदय का प्यार पर से विश्वास उठ जाएगा। अपनी जिंदगी में रंग भरने हेतु मैं उनकी जिंदगी को स्याही नहीं कर सकती। संतोष बोला, काश हमारी शादी हो गई होती तो मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं होने देता, पर अब तुम्हारी मर्जी के आगे मैं बेबस हूँ। पिछले दिनों के अनुभव और आज दीपिका के मत के आगे संतोष के पास चुप रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वह उल्टे पांव लौट गया। दीपिका सारे घर में बेचैन घूमती रही, सारा दिन सोचती रही कि कैसे उसके कदम इतनी गलत दिशा में उठ गए। सारा दिन मंथन करने के बाद उसने निर्णय लिया कि वह उदय को सब कुछ बता देगी। बस दिल पर इतना भारी बोझ लेकर आगे की पूरी जिंदगी तय करना बहुत मुश्किल होगा। शाम को जब उदय घर लौटा तब दीपिका ने शांत स्वर में उसे सारी बात बता दी। उदय मुंह नीचे किए बैठा सुनता रहा और दीपिका नजरें नीचे किए सब कहती गई, मुझे माफ कर दो उदय, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आगे मेरी जिंदगी में जो होगा वह तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करेगा। उदय चुपचाप उठकर चला गया और रात भर बैठक में ही रहा। दीपिका अपने कक्ष में चली गई। बैठक में बैठे हुए उदय विचारों के भंवर में घूमने लगा। 3 दिन पहले उदय को दफ्तर के कार्य से पास के शहर जाना पड़ा था। अपना काम पूरा करने के बाद वह मायके गई। अपनी पत्नी के लिए पसंदीदा मिठाई लेने बाजार पहुंच गया। वहां घूमते हुए वह हूबहू दीपिका के हाथ से बने स्वेटर को देख स्तब्ध रह गया। ध्यान दिया तो वह स्वेटर संतोष ने पहना था और उसकी बाहों में बाहें डाल उदय की पत्नी दीपिका लहरा रही थी। यह दृश्य देखकर उदय के मन में रोष, प्रतिघात, वेदना, संताप के मिले जुले भाव तूफान मचाने लगे। उसका सिर घूमने लगा। इतना बड़ा विश्वासघात, उसकी अपनी जीवन संगिनी ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। उस समय उदय खून का घूंट पीकर रह गया था, लेकिन आज दीपिका के सब कुछ बताने पर उदय के मन मस्तिष्क में एक प्रतिद्वंद शुरू हो गया। अब तक वह दीपिका को सजा देने की सोच रहा था, बस इस प्रतीक्षा में था कि वह उसे कुछ बताती है या नहीं। किंतु आज दीपिका के आत्मसमर्पण करने पर उसकी आंखों से बह रही प्रायश्चित की धारा ने उदय के मन की अग्नि पर कुछ छींटे छिड़क दिए थे। सारी रात इसी ऊहापोह में गुजरी। वह दीपिका को सजा दे या उसके प्रायश्चित को देखते हुए उसे माफ कर दे। यदि दीपिका को सजा देता है तो क्या खुद उसकी तापिश से बच पाएगा? अपनी गिरहस्ती तोड़ बैठेगा और जग हंसाई ही होगी। वह अलग, पर इतने बड़े विश्वासघात के पश्चात क्या वह अपनी पत्नी पर भरोसा कर पाएगा? अल सुबह दीपिका घर के रोजमर्रा के कार्यों में लग गई। एक हिचकिचाहट अवश्य थी उसकी भाव भंगिना में। चाय का प्याला थमा,
वह उदय के पास बैठ गई। क्या निर्णय लिया आपने? आपका हर निर्णय मुझे स्वीकार्य होगा। उदय बोला, दीपिका, मैं यह बात पहले से जानता हूँ। जब तुम मायके का बहाना बनाकर दूसरे शहर चली गई थी तब मैंने तुम दोनों को एक साथ देख लिया था। उस पर तुम्हारे मायके भी मेरी बात हुई थी, जहाँ से मुझे यकीनन पता चल गया कि तुम अपने मायके नहीं गई हो। मैं तुम्हारे बताने के इंतजार में ही था। उदय की ये बातें सुनकर दीपिका की आंखों से प्रायश्चित की बूंदें टपक पड़ी। उदय बोला, यदि मैंने तुम्हें माफ नहीं किया तो इस अग्नि में मैं भी सारी उम्र जलता रहूंगा, लेकिन माफ करना इतना सरल नहीं। पता नहीं मैं दोबारा तुम पर कब भरोसा कर पाऊंगा, किंतु मैं अपनी गृहस्थी नहीं तोड़ना चाहता। सारी रात सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम्हारी आंखों में जो प्रायश्चित दिखाई दे रहा है और अतीत में जो हमने सुखद पल व्यतीत किए हैं उनकी तुलना में आज का यह धोखा कहीं हल्का है। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा, परंतु इस मौके का भरपूर फायदा उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सही तो है, यदि बरसात में हमारे आंगन में काई जम जाए तो क्या हम आंगन तोड़ बैठते हैं? नहीं, हम उस हिस्से को सुखाकर उस काई को साफ करते हैं और फिर ध्यान रखते हैं कि हमारे घर में अनचाही उपज न पनपे। बरसाती काई का उग जाना इस बात का संकेत नहीं है कि हमारे आंगन में कोई कमी है, अपितु वह केवल इतना सा संदेश है कि हमारे घर आंगन को थोड़े और ध्यान की आवश्यकता है। तो देखा ना दोस्तों, दीपिका शादी के बाद भी संतोष से मिलने गई और बाद में उसकी आंख खुल गई कि नहीं, अपने पति को छोड़कर दूसरे से मिलना अच्छा नहीं है, और उदय भी उसे माफ कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इससे क्या शिक्षा मिलता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।